अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ मामलात पर मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है और मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पर प्रोग्राम में बात करते हैं। आज भी मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत पर प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में बात की जाए। इसमें सर फ़हरिस्त तालीमी मसला है। गुज़िश्ता सालों में जो कुछ हुआ है, बिलखुसूस शहर कराची में, आज सुबह ख़बर में देख रहा था, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई, नज़र से गुजरी। जो वफाकी वज़ीर तालीम हैं शफ़क़त महमूद साहब, उनका कहना यह है कि 3 सूबों में आज से यकसा तालीमी निज़ाम राइज कर दिया गया है। सूबा सिंध एक ऐसा सूबा है जहाँ पर ये निज़ाम राइज आज नहीं हो सकेगा। बहुत सारे सवालात हैं इस हवाले से, सुबह के वक्त पैगामात मौसूल हुए। कोशिश ये की कि इसके ऊपर बात की जाए और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये आशूरा के बाद जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी मामले को ज़ेर बहस लाया जाए। कहने का मकसद ये है कि ये हमारी तरजीहात में शामिल होना चाहिए। और जैसा मैं अर्ज़ कर रहा था कुछ देर पहले कि गुज़िश्ता सालों में वैसे तो इसके ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन इस जो चंद साल हैं, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर कोरोना वायरस के बाद से सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा रही है। अब समझने की बात यह है कि आने वाले वक्त में क्या हमारी तरजीहात में तालीम का शोबा शामिल हो सकेगा। दूसरा ये कि हमें ऐसी तालीमी पॉलिसी या निज़ाम वज़ा करना पड़ेगा जिससे किसी भी आफत की वजह से, वबा की वजह से नुकसान ना हो, और ये जो इन 2 सालों के अंदर ख़ास तौर पे नुकसानात हुए हैं उनका किसी न किसी तरह अज़ाला हो सके। ये तरजीहात में शामिल होना। इसके ऊपर ज़ोर क्यों दिया जा रहा है ये समझ लेना इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी तरक्की याफ्ता मुआशरे में, किसी भी मुल्क में आप जाकर देखें, जो उनकी कामयाबी की वजह है वो ये है कि वहाँ का तालीमी निज़ाम मिसाली है। गुज़िश्ता दिनों जो 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम्स हो रहे थे, पूरे मीडिया के ऊपर तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत ज़ोर दिया गया। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी तजावीज़ सामने आई, बड़ी अच्छी बातें लोगों ने की। हमारे प्रोग्राम में, खुसूसी प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। सबका कहना यह था कि तालीम के मसले को हल होना चाहिए, जिसको हमने तालीम को एक मसला बना लिया। बहरहाल इसके ऊपर इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आने वाले प्रोग्राम्स में, जैसे मैंने कहा, खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज कुछ बात होगी थोड़ी सी कोरोना वायरस के हवाले से, और दीगर कुछ मामलात और मौज़ूआत हैं आज उसके ऊपर बात करेंगे। ख़बरों के हवाले से ख़ास तौर पर मेरे बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इससे पहले मेरे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। एजुकेशन के हवाले से और ख़ास तौर पर तहकीक के शोबे के हवाले से, रिसर्च जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान में क्या कुछ होने की ज़रूरत है। साइंस के हवाले से पूरी दुनिया में तरक्की का एक सुनामी आया हुआ है। पाकिस्तान इस दौड़ में क्यों पीछे है ये जानना ज़रूरी है। इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर मसरूर बुखारी साहब, इंटरनेशनल रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, पाकिस्तान से तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान से बाहर गए हैं। बहुत सारे मामलात हैं, आज उनसे जानने का मौका मिलेगा। मसरूर साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं हमारे दूसरे मेहमान मोहम्मद खालिद अनवर साहब, मरकज़ी सदर हैं ANI के, सदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कराची के। खालिद नूर को खुशामदीद कहूँगा। खालिद नूर, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, नाउ स्टार्टिंग विद कोरोना वायरस, मेरे ख्याल में ये इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। बड़े ममालिक के अंदर हर चीज़ के लिए एक प्लानिंग होती है, एक पॉलिसी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ तालीम के लिए अभी तक कोई पॉलिसी वज़ा नहीं हो सकी, इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, या किसी क्लामिटी को कंट्रोल करने के लिए, या उसके डैमेजेस से बचने के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नहीं हुए। कहाँ से शुरू किया जाए, सवाल ये पैदा होता है। इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर लोगों को ये समझाना मुश्किल हो रहा है कि ये जो वैक्सीनेशन है ये एक्चुअली करती क्या है। ज़रा ये बताइए कि कोई यहाँ पर बल्ब जलाने की कोशिश कर रहा है। माशाल्लाह इतने सारे साइंटिस्ट मैंने अभी देखा, ये जो अनर्थ हुए हैं, को बल्ब जलाने की वैक्सीनेशन से कोशिश कर रहा है, कोई मैग्नेट उस पर लगा के चेक कर रहा है। ये सिलसिला एक्चुअली है क्या? मैं चाहूँगा आपकी बड़ी इसके ऊपर अच्छी रिसर्च है, ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिए। जी आसिफ साहब और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। बहुत शुक्रिया बुलाने का। तो आपने इतने सारे मसाइल को एक साथ रख दिया, आपके एक पूरा समंदर है मसाइल का। तो असल में शुरू इस चीज़ से ही होता है कि अनफॉर्चुनेटली
ज़्यादातर जो आम है हमारी, चाहे पाकिस्तान की हो या किसी भी मुल्क की, उसमें एक तो ज़्यादा लोगों को शौर नहीं होता। ज़्यादा साइंटिस्ट सब लोग साइंटिस्ट नहीं है, ना साइंटिफिक ट्रेनिंग है, सिवाय जिन्होंने बैचलर्स किया हो बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में या फिजिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स में। तो एक तो वजह ये भी है। दूसरा ये कि जो सोशल मीडिया को जितना फॉलो किया जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो उसकी जो जिसे फेसबुक ओपिनियन कहते हैं या व्हाट्सएप जो ग्रुप ये चीज़ें हैं, जी, तो उसमें जो है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन दोनों फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल। और फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। अमेरिका में भी लोग गन्स निकाल के ले आए थे कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और ये सारा कुछ। इसी तरह से पाकिस्तान में भी एक बहुत ही ज़्यादा वो था, एक डिनायल था जी कि असल में पिछले साल जब शुरू हुआ था ये फरवरी के एंड में, तो मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी कहा था कि पूरी इसकी डायनामिक्स इस डिजीज़ की और अब क्या होने वाला है। तो जब भी लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि जो होना है अब वो एग्जैक्टली हो रहा है कि तकरीबन हर घर में ये पहुंचेगी बीमारी और ये कुछ होगा। तो वायरल इन्फेक्शंस पहले भी रहे, 100 साल पहले भी जो स्पेनिश फ्लू आया था और उससे पहले मिडल ईस्ट में, और ये सार्स वगैरह की जो सीरीज आई है, तो ये बेसिकली वायरसेस हैं जो किसी वक्त भी इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में आ जाता है। ठीक है। और उसके बाद फिर ये होता है कि एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। सिंपल फ्लू हम सबके सामने, एक आदमी को नज़ला जुकाम लगता है उससे वो ट्रांसमिट होता है। तो अब उसके लिए ये होता है कि जब से देखिए फ्लू वैक्सीन आई है तो उससे भी बहुत लोगों को फर्क पड़ा, स्पेशली हेल्थ केयर में लोगों ने लगवाया। तो इसी तरह से वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती है, पोलियो के लिए, सब चीज़ों के लिए, तो उसकी अपनी किफ़ायत है। अब ये वैक्सीन आई तो चूंकि मैसिव लेवल पे ये हुआ और फिर उसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी थी। अब मुझे पता नहीं कि अल्टीरियर मोटिव्स क्या हैं, लेकिन ज़्यादातर ये है कि इस वक्त तकरीबन 3.25-3.5 अरब लोगों को, आधी दुनिया की पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुकी है। और मैं तकरीबन 6-7 मुल्कों में जहाँ पे मेरा आना जाना रहा है या जिन लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे रिलेटिव्स हैं, अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, पाकिस्तान, और जो मेरे जानने वाले कॉलीग्स हैं इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में। तो मतलब मेरे अपने, क्योंकि हमारे अपने यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर बहुत बड़ा जो है वो हमारे मेडिकल फैसिलिटी में खोला और पता नहीं कितने लोगों को मैंने खुद वैक्सीन लगवाई है। हालांकि मेरा तो इन चीज़ों कोई ताल्लुक नहीं है, हम रिसर्चर बेसिकली। तो ये कि तकरीबन सब लोगों को जिनको मैं जानता हूँ और उनके रिलेटिव्स को, उनके फ्रेंड्स को, तकरीबन तो मतलब अगर मैं काउंट करूँ तो 1000 के करीब लोगों को तो मैं जानता हूँ, और किसी को एक को भी सिवाय एक आध दिन बुखार हो गया जो मुझे हुआ। हालांकि मुझे 3 किस्म की वैक्सीन लग चुकी है हम तक, गुड, फाइजर, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, और पाकिस्तान आने के बाद अभी मॉडर्ना भी। तो क्योंकि मेरे पास पाकिस्तान का तो कोई लीगल प्रूफ नहीं था कि हम वैक्सीनेटेड और नॉट, तो मैंने कहा चलो मॉडर्ना लगवा देते हैं। मुझे लास्ट वैक्सीन लगवाए 6 महीने हो गए थे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन का जो जिस तरह का स्ट्रक्चर है उसमें आपको माइक्रोचिप डालने की जरूरत नहीं है। अगर वो चिप डालनी हो, नैनो चिप, तो आप पानी में डाल सकते हैं, आप एयर के थ्रू फेंक सकते हैं। जितने प्लेन्स आ रहे हैं पाकिस्तान से फ्लाई कर रहे हैं उसमें आप कोई चीज़ ला के स्प्रे कर सकते हैं। जो चीज़ें बाहर से आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन चीज़ों में आ सकती है, तो उसके लिए किसी वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। और ना ही इसमें कोई ऐसे नैनो पार्टिकल्स मैग्नेटाइज्ड होते हैं, उनका एक अलग होता है, वो मैग्नेट के जरिए मूव करते हैं, लेकिन उसके लिए एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। और उससे इतने सारे लोगों को मैग्नेटाइज करके क्या मतलब, एक बच्चों वाली सोच है, उसमें बेनिफिट ज़्यादा, नुकसान और कॉस्ट आ जाएगी। और फिर तीसरी बात यह है कि 6-8-9 महीने से मैं लोगों को देख रहा हूँ जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, किसी को 9 महीने में मैंने नहीं देखा किसी को। इंग्लैंड की, अमेरिका की कुछ इक्का दुक्का वैक्सीन है जिसमें यंग पॉपुलेशन में अंडर 30 में आए, वो भी तकरीबन 0.1%, 1% को तकरीबन हुआ नुकसान। तो इस वजह से नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि जो यंगर पॉपुलेशन है, यंग लड़कियां स्पेशली, तो वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वगैरह ना लगवाएं, इससे बेहतर वो साइनोफार्म वगैरह लगवा लें। लेकिन जो 40 प्लस हैं या जो उनके लिए इट्स सेफर। अब देखें, किसी भी इंजेक्शन आप जो लगवाएंगे उसके रिएक्शन से अल्लाह ना करे लाख लोगों में से किसी एक की भी मौत हो सकती है, तो उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो वैक्सीन लगवाने में कोई मुजायका नहीं है। और स्पेशली जब आपके पास कोई, देखें मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अगर आपके ऊपर बमबारी हो रही हो तो आप कम से कम अपना सर तो छुपाएंगे ना। ऐसा ही है। सो वैक्सीन इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। वैक्सीन इज नॉट द एंड फाइनल थिंग कि जी वैक्सीन लगवा लिया आपको कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन लगाने से आपके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वैक्सीन का पर्पस ये होता है कि पहले से जिस तरह आप जंगी तैयारी करते हैं, जंगी मशकें करते हैं, आप एक फौज तैयार करते हैं। अगर आपको थ्रेट है अपने बॉर्डर से, तो आप उसके लिए एक फौज, अगर फर्ज करें आपको एयर अटैक का खतरा है तो आप एयर फोर्स को, एयर डिफेंस को तैयार करेंगे। तो इसी तरह से वैक्सीन ये करती है कि आपकी बॉडी में जाके उस डिफेंस फोर्स को तैयार कर लेती है। तो फिर ये होता है कि जब हमला एक्चुअली होता है वायरस का, तो फिर वो उसके मुकाबले में मौसर होती है। लेकिन अगर वायरल लोड ज्यादा आ जाए, आपके मुंह पे डायरेक्टली कोई छींक दे या कुछ, तो जाहिर सी बात है यू विल सफर। तो इस वजह से फिर डेल्टा, फिर वैक्सीन, आई एम सॉरी, वायरस जब घूमता है पब्लिक में, टाइम के साथ, डिस्टेंस के साथ म्यूटेट करता है, तो फिर वो अच्छा भी हो सकता है, मतलब सेफर भी, बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी। तो इस वजह से वैक्सीन लगवाना एक अच्छी वो बात है। और इसमें यह कि मतलब इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं है कि वैक्सीनेशन इज अ गुड प्रैक्टिस। और सेकेंडली
सेफ अपने आप को रखना। अब जब से ये मास्क का सिस्टम चला है, मुझे याद है मैं हर साल मुझे सीवियर किस्म का फ्लू होता था न्यूयॉर्क में, तो जहाँ में होता था मैं कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में पहुंच जाता था। लेकिन जब से ये मास्क का हुआ, ये वैक्सीन लगाई है, तो मुझे 1.5 साल से फ्लू नहीं हुआ। आई मीन दिस इज माय पर्सनल एग्जांपल। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये डिस्टिंक्ट थोड़ा सा रखें, हाथों को धोते रहें। मतलब ये सैनिटाइजर हम यूज करें, लेकिन हेल्थ केयर वाले जो डॉक्टर्स हैं और नर्सेज वो तो अपने साथ लेकर घूमते थे, जो पहले से चल रहा था। बिल्कुल ऐसा ही। हाथ धोना, ये तो इवन अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हाथ धोना वैसे अच्छी बात है। एग्जैक्टली, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन तमाम तो अब उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत हैं, हो सकता है वो मुमकिन है सही भी हों, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। बिल्कुल ठीक है। और हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, और खासतौर पे पाकिस्तानी जो माशाल्लाह लैंड और सोक्रेटिस बहुत राइट ब्रेन है, अगर सही डायरेक्शन में लगा दिया जाए, सही डायरेक्शन में लगा दिया जाए, इसकी कंसिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा जल्दी कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो स्टार्टिंग जो होती है ना, हमारे यहाँ रिसर्चर्स का भी, जब रिसर्चर्स एक जगह होते हैं, जब उनसे ये बात होती है, तो अगर उनको ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, तो उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं ना, रिसर्च का स्टार्ट वहाँ से करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम मैंने देखा है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जब मैं खासतौर पर रिसर्च हेड में रहा एक जगह, तो मैंने इन तमाम चीज़ों को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया। एनी हाउ, गोइंग फॉरवर्ड, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, अब एजुकेशन का आपने जैसे भी तस्करा किया, ये एजुकेशन और ख़ासतौर पे रिसर्चेस जो हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले भी हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। हमारे यहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो भी बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुई हैं, और एजुकेशन का सिस्टम भी बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। किया जा सकता है? सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आपके पास इतने बड़े कराची और हैदराबाद जैसे शहर के अंदर, आई मीन नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ आपके फिंगर टिप्स पर है। तो जब ये सिचुएशन होगी, तो हमें आगे का सोचना है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल होगी। हो सकता है गॉड फॉरबिड इससे बड़ी क्लैमिटी आपके ऊपर आएगी अगर आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो अनएजुकेटेड रह जाएगी। प्लीज़। मैं यही अभी खालिद साहब से भी बात हो रही थी, बड़ा अच्छा इनसे डिस्कशन हुआ, फिर आपसे भी, और आपने खुद यू एक्चुअली नेल्ड द मैटर बाय सेइंग कि सबसे पहले तो एक अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, एजुकेशनल पॉलिसी, जो कैलेमिटीज़ को, सब चीज़ों को, और प्लस जो फैक्टर्स हैं इस वक्त, जो उन सब चीज़ों को रख के एक पॉलिसी बने। सेकेंडली हुआ ये कि, और मैं वही बात कर रहा था कि मेरा सवाल यही होता है, जो मैं एक दो लोगों से, बिजनेसमैन कम्युनिटी से मिला अभी जब पाकिस्तान आया, कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं एजुकेशन के, जो यूनिवर्सिटीज़ का हुआ है, मतलब पिछले 30 साल में, 30 साल पहले, पता नहीं अब लोगों को देखकर लगता होगा जो लोग पैदा हुए हैं 30 साल में या बड़े हुए हैं, 30 साल पहले पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन थी। लोग सारी दुनिया से आते थे, हमारे यहाँ साइंटिस्ट मौजूद थे पाकिस्तान में, उस वक्त रिसर्चेज होती थी, नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स थे, सेंटर्स थे। तो आखिर 30 साल में हुआ क्या है, क्यों तबाही हुई है? पहले तो ये क्वेश्चन पे सोचा जाए कि आखिर 30 साल में हुआ क्या है, बिकॉज द आंसर विल कम फ्रॉम देयर। जी जी। तो दूसरी वजह यह है कि अनफॉर्चुनेटली डेवलपिंग नेशंस में हेल्थ को और एजुकेशन को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, चाहे बजट में या अटेंशन में, हर चीज़ से। डॉक्टर शौकत महमूद साहब बहुत काबिल और बहुत अच्छे इंसान हैं, पर्सनली रिस्पेक्ट है। तो अब ये कि मसला ये कि शौकत महमूद साहब बहुत कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपका सिस्टम पूरा नीचे से ऊपर तक बिगड़ा हुआ है। अब मैं वही जो बात कर रहा था, मैं ये सवाल करता हूँ कि जो इस वक्त 20 साल की उम्र के हमारे नौजवान हैं या 30 साल की उम्र के लोग हैं, 10 साल बाद इनका क्या फ्यूचर होगा? किसी ने सोचा है इस बारे में कि, या जो 10 साल के इस वक्त बच्चे हैं, जब वो 20 साल के हो जाएंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज है नहीं, बिल्कुल, और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बिल्कुल बर्बाद है। ऐसा ही है। मतलब यूं समझ लीजिए कि हमारे पास जो पाकिस्तान के बाहर बच्चे आते हैं, टैलेंट आता है, तो यूं समझ लें कि मेरे ख्याल में कोई लाख अगर पर मिलियन लें, तो पर मिलियन कोई मुश्किल से हार्डली 5, ज़ाहिर मुझे पता तो नहीं है, लेकिन इंतहाई नाकिस नंबर है। मैंने पर्सनली फेसबुक पे प्रमोट किया बहुत साल पहले कि हम सपोर्ट करने को तैयार हैं। मैं अभी भी कहता हूँ, अगर बच्चे साइंस पे इंटरेस्टेड हैं, उनको अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो हम करने को तैयार हैं, उनको गाइड करने में। जिस तरह मैं गया, पाकिस्तान से मास्टर्स किया, उसके बाद स्कॉलरशिप आने के ज़माने तो होती भी नहीं थी, सिवाय इसके कि आप गवर्नमेंट का वो ऑप्शन लें। तो मैंने खुद स्कॉलरशिप्स ली, मैनचेस्टर गया, उसके बाद US गया, टेक्सास, वहाँ पे सारा कुछ। तो हम गाइड करने को, सपोर्ट करने को तैयार हैं। इवन बाहर आपको नॉन पाकिस्तानी लोग भी ऐसे मिल जाएंगे कि अगर वो टैलेंट होगा तो सपोर्ट करेंगे। और पाकिस्तान में, इंडिया वगैरह में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान में, कि इंडिया में फिर भी साइंस का बहुत रुझान है, बिल्कुल ठीक है, और पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और तो ये कि, तो वही खैर बात लंबी हो जाएगी। तो हम लोगों को सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन किसी ने सोचा है कि जो ये बच्चे अभी हैं, तो इनको गाइड किस तरह किया जाए, इनके लिए फैसिलिटीज क्या है? क्योंकि यूनिवर्सिटीज में तो बिल्कुल, डॉक्टर साहब सबसे पहले तो इस चीज़ को चेंज खत्म हो करने चुकी की ज़रूरत है ना, कि ये जो जॉब ओरिएंटेड स्टडीज़ हो रही हैं ना, ये जो MBAs हो रहे हैं फॉर नो रीज़न, आई एम वेरी सॉरी, ये समझाना बड़ा मुश्किल। एग्जैक्टली, ये बड़ी अच्छी बात है, ये सब कोई फायदा नहीं जो MBAs इतने लोग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैंने देखा है कि ग्रेजुएशन करने के बाद MBAs कर रहे हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ कि इस वक्त ये सिचुएशन आ गई है कि वो
इंजीनियरिंग करने के बाद कोई बैंक में नौकरी कर रहा है, कोई कहीं नौकरी करने पे मजबूर है, क्योंकि दे हैव नो अदर ऑप्शन कि अब वो करें तो क्या करें। ये हमने ऐसा बाय डिज़ाइन सिस्टम ऐसा हो चुका है। एग्जैक्टली एक तो यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन के बजाय ना, मतलब सिवाय से कि जो यंगर लोग बाहर से पढ़ के आए वो कर रहे हैं, अदरवाइज यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त बिल्कुल स्टैग्नेंट माहौल है। आपके यहाँ साइंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। 30 साल पहले जो साइंसदान वगैरह तो सब चले गए, तो मर गए या उनको निकाल दिया, तो या तो अनफॉर्चुनेटली बेचारे दुनिया में नहीं रहे या फिर वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। इस किस्म के हालात थे। डॉक्टर साहब इसके ऊपर अभी गुफ्तगू करते हैं, खालिद साहब से भी अभी ज़रा बात होगी। और ये दुनिया जा कहाँ रही है, आपने वो शेर सुना होगा, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। ये सितारों से आगे जो जाने की बात की गई है, ये क्यों की गई है, और क्या वाक़तन ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी डिस्कवरीज़ हो रही हैं कि चाँद और मरीख़ और इससे आगे जाने के बारे में इंसान सोच रहा है, लेकिन हम लोग इससे भी बहुत पीछे हैं। क्या वाक़तन ऐसा है, हकीकत क्या है, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख करें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ तालीम के हवाले से, कैसे ये पॉलिसी मरतब की जाए, और ख़ास तौर पे आने वाले वक्त में जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनसे निमटने के लिए माशरे का बाशऊर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर बात हो रही थी मौजू पे, और इससे जुड़े और बहुत सारे मामलात हैं जो प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएंगे। मोहम्मद खालिद नूर साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उनसे भी कुछ गुफ्तगू होगी हमारी सियासी सूरत हाल के हवाले से। खालिद नूर साहब बताइए, क्या मसरूफियत है सियासी हवाले से, ख़ास तौर पे तंजीमी मामलात जो हैं जिसमें नौजवानों को शामिल करने की बात की जाती है। आप खुद नौजवानों से, क्योंकि आपका ताल्लुक़ है, आप सारे उमूर उनके देखते हैं, कितने शऊर रखते हैं, बाशऊर हैं मामलात को समझने में सियासी वर्कर, और ये जो तंजीम के जो लोग होते हैं, जो ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारान होते हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं नौजवानों को मोटिवेट करने के लिए। और ये जो सियासी टकराव होता है, ये जो हर जगह हर मुहाज पर है, सोशल मीडिया पे भी और हर जगह, इससे बचने के लिए क्या सिखाया जा रहा है, कैसे तंजीम साजी हो रही है, ज़रा इसके बारे में फरमाइए। जी, पहले तो यासिर भाई मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने K20 चैनल के हवाले से मुझे एक और बढ़ा लें, उसमें 20 से 21 कर लें। हाँ, ये सही है। के हवाले से आपने मुझे इज़हार ख़याल का मौका दिया। नौजवानों के हवाले से जिस तरह अंजुमन नौजवान इस्लाम पाकिस्तान ANI काविशें कर रही है जी, सबसे पहले तो ये कि हम नौजवानों को और अपने अहदेदारान को और अपने कारकुनान को हम जब भी कोऑर्डिनेशन करते हैं, सबसे पहले तो यही कहा जाता है, और हमें भी हमारे बड़े यही समझाते हैं कि आप पहले अपनी इस्लाह करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस्लाह पहले आप खुद से करें, हाँ, फिर आप दूसरे को दावत दें। अच्छी बात। और यही मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बेशक बेशक ऐसा ही है। तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा फॉर्म है, लेकिन हम पहले, मैं खुद अपने आप से शुरू करता हूँ कि मैं उसमें नेगेटिव मामला से, उलझाओं से दूर रहूँ। बहुत अच्छी बात की है, वेरी गुड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मुहर्रम हराम जैसे माशाल्लाह आज 7 मुहर्रम हराम है, तो सोशल मीडिया में मजहबी मुनाफरत जो फैलाई जा रही है, वेरी गुड, उसको रोका जाए। अच्छी बात। पहले मैं खुद उस पर अमल करूं उससे, और उसके बाद अपने वर्करों को कहूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आवाम, बिलखुसूस पाकिस्तान की आवाम, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ हो, वो उनका अपना मसलक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम, हमारी एज अ कौम जिम्मेदारी एज अ मुस्लिम कि किसी मसले को छेड़े ना। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। मजहबी रवादारी का ख्याल रखा जाए, बिल्कुल। और ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का भी पैगाम था। बेशक यही पैगाम। ये यौम आशूरा जो 3 रोज़ बाद इंशाल्लाह आएगा जी, इसका भी यही पैगाम है। ऐसा ही है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान ने जब तालिबान के हवाले से जो आज अफगानिस्तान में दोबारा फातह शिकस्त इख्तियार कर गए और काबुल में भी उनकी अमलदारी शुरू हो गई है, तो उस वक्त भी साहबजादा फजल करीम रहमतुल्लाह अलैह ने तालिबान को यही कहा था कि भाई ये सर उड़ाने से, इन मामला से दूर रहें, मजहबी रवादारी कायम करें। हाँ, तो उसके नतीजे में धमकियाँ भी मिली, तमाम मामला भी हुए, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कभी पीछे नहीं हटी। अच्छी बात। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि नौजवान हमारे सर का ताज हैं, और मुल्क की भाग दौड़ आइंदा हमेशा नौजवानों ने संभालनी है। और जो फ्यूचर अभी
मसरूर बुखारी साहब ने बताया कि आज जो बच्चा 10 साल का है जी, कल 10 साल बाद उसके लिए हमने क्या सोचा, अच्छी नहीं, बात है। कुछ भी नहीं। ऐसा ही है। तो ये हमारी जब तक सोच नहीं होगी कि आगे क्या करना है, ठीक अगर एजुकेशन नहीं होगी तो बच्चे ना तालीम याफ्ता होंगे, ना अपने आगे मामलात संवार सकेंगे। अच्छी बात है और बिल्कुल ठीक है, और कौम की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट और कर सकेंगे, बिल्कुल ठीक है। आपकी तवज्जो से मैं यही कहूँगा, आवाम जरूर से दीजिएगा, मैसेज जरूर दीजिएगा। मैं आपको यहाँ रोकता हूँ क्योंकि एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना, फिर आपसे पैगाम जरूर लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते हैं गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी और मौज़ूअ गुफ्तगू तालीम के हवाले से बड़े ख़ास मेहमान आज यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। डॉक्टर मसरूर बुखारी पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, साइंटिस्ट हैं, खलाई तहकीक के हवाले से आपकी रिसर्च है और इस शोबे में कितना काम हो रहा है पाकिस्तान में, तो शायद ज़्यादा लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं। डॉक्टर साहब से इस बारे में पूछूंगा। डॉक्टर साहब, क्या ये वाक़तन ख़बरें सच्ची होती हैं जो हमारी नज़र से गुजरती हैं कि दुनिया का एक अमीर तरीन शख्स खलाई जहाज़ के अंदर बैठ के खला पे रवाना हो रहा है? क्या वाक़तन इतनी तरक्की हो गई है? क्योंकि अभी तो हम वैक्सीन से जूझ रहे हैं, इन मसाइल से जूझ रहे हैं, क्या उस लेवल तक जा चुका है इंसान? ये ज़रा फरमाइए। जी, अगर एज ए ह्यूमन काइंड देखा जाए, एज ए हमारी स्पेशी होमो सेपियंस के तौर पे देखा जाए तो वाकई हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि इंसान वाकई बहुत तरक्की किया। इस वक्त पर्टिकुलरली पिछले जो ये 70 से माइक्रो कंप्यूटर्स की, पर्सनल कंप्यूटर्स की रेवोल्यूशन शुरू हुई और उसके बाद जब हमने तकरीबन आगे खोली थी 80s में, तो जब पर्सनल कंप्यूटर आ गए थे और फिर उसके बाद 90s से, तो ये इतना फोर्टिशियस किस्म का वक्त है कि इसमें खुदा की करम से या प्रोविडेंस ऑफ नेचर वटेवर, या इंसान की मेहनत या लगन, तो वैसे भी सदी में, पिछली सदी में जो कुछ हुआ पूरी इंसान की तारीख में नहीं हुआ था। और ऑन अ पर्सनल नोट, जितनी इंसान की तनज़्ज़ुली हुई है पिछले 100 साल में, वो भी इंसान की तारीख में नहीं हुई। लेकिन अगर साइंस के लिहाज से देखा जाए तो वाकई जितनी तरक्की हुई है, तो इस वक्त मतलब क्योंकि मैं जहाँ पे बैठा हूँ, जिन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो एक नई रेवोल्यूशंस आ रही हैं। सबसे पहले तो ये कि नासा का अपना आर्टेमिस प्रोग्राम है और स्पेस एक्स नाम की कंपनी, एलॉन मस्क जो टेस्ला वाले हैं, तो उन लोगों ने अभी जो रैप्टर इंजन वगैरह बना के, और स्टारशिप के नाम से, तो एक तरफ तो अब हम इस वक्त इंसान ने, मैंने अपनी एक टॉक भी दी थी T2F में साल 2 साल पहले प्री कोविड एरा में, तो जिसमें मैंने पूरा बताया था कि इस वक्त मार्स पे जाने के क्या इश्यूज हैं, मार्स पे कैसे जा सकते हैं। तो अभी मार्स की जो शटल वगैरह भी गई हैं, चाइना के मिशन गए हैं, इवन हमारे पड़ोसी मुल्क के, और यूएई का हम सोच रहे थे भेजेगा, तो यूएई ने भी मिशन भेज दिया। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कहीं भी पाकिस्तान का नाम नज़र नहीं आता, वहाँ पे भी कहीं नज़र नहीं आता। कुछ इक्का दुक्का पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान के बाहर काम कर रहे हैं, डिपेंडेंटली पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह, लेकिन ये कि पाकिस्तान में से कोई चीज़ अनफॉर्चुनेटली नहीं आती। तो वो वही फैक्टर्स जो हम बात कर रहे थे उनकी वजह से। तो इस वक्त ये कि अब वो आर्टेमिस प्रोग्राम नासा का और स्पेस एक्स, दे आर पॉइज्ड कि इंशाल्लाह वो लॉन्च करने वाले हैं मिशंस, मैन्ड मिशंस, जो जाएंगे चंद साल में मार्स पे जाएंगे। दूसरे मिशन वीनस के लिए हैं, वो जाएंगे। इसके अलावा ये कि जो कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स हैं वो शुरू हो गई, जो आपने सुना जेफ बेजोस वगैरह सारे लोग जो जा रहे हैं। और बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि हमारे दुनिया का इंसानों का ही बनाया हुआ एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो खला में रहता है, बहुत सालों से है, और वहाँ पे वो गर्दिश करता है और वहाँ पे वो ऑब्जर्व करते हैं, उसमें लोग आते जाते हैं, मिशंस जाते हैं। तो मतलब ये कि इसके अलावा एक नई रेवोल्यूशन आ रही है, इसे क्वांटम कंप्यूटिंग कहते हैं। फॉर्चुनेटली अल्लाह का शुक्र है कि उसमें भी हम पार्ट ऑफ दैट, तो उसका जो कंसोर्शियम है उसमें भी, तो हम एक नए किस्म की कंप्यूटिंग आ रही है कि जिसमें इस वक्त के जो कंप्यूटर्स काम करते हैं, तो ये तो नहीं कि सारे काम, लेकिन जो काम जैसे आपने पासवर्ड्स क्रैक करने हैं, डिफेंस सिस्टम को डिसेबल करना है, क्योंकि सारी चीज़ें क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन वगैरह, तो जब वो आ जाएंगे तो जितने पासवर्ड्स वगैरह, जितना डिफेंस है आपका, सब खत्म हो जाएगा, आप बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे। तो इस वक्त डिफेंस के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा ये है कि, और बैंक्स वाले हो गए, क्योंकि बैंकिंग तो चलती पासवर्ड इंक्रिप्शन पे, 16 बिट 32 64 बिट इंक्रिप्शन वगैरह, तो वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाती है। क्वांटम कंप्यूटिंग है, और हमने बल्कि प्राइम मिनिस्टर को मैंने पर्सनली लिखा भी था साल 2 साल पहले कि इसके बारे में आप करें तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये हुआ कि उन्होंने बेचारों ने किसी को मार्क कर दिया था, किसी पाकिस्तान के डिपार्टमेंट को, और वहाँ से
कोई अच्छा जवाब ऐसा नहीं आया बिल्कुल ऐसा ही एक एनोनिमस सा जवाब आया। ठीक तो है। ये कि दुनिया में इस वक्त बड़ा एक्साइटिंग टाइम है। दूसरी तरफ जो हमें मादा नजर आता है या एनर्जी नजर आ रही है, उसके अलावा एक फोर्स है, फिफ्थ फोर्स भी कहते हैं, डार्क एनर्जी कहते हैं, डार्क मैटर कहते हैं, जिसमें मेरा पेपर भी है पिछले साल। और फिर पार्टिकल फिजिक्स में जो नई अब तरक्की हो रही है, LHC बंद पड़ा हुआ है, हमने एक नया एक्सेलरेटर बना रहे हैं EIC के नाम से, इलेक्ट्रॉन आयन कोलाइडर, न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन लैब्स में, जो मेरा जहाँ पे PhD एक्सपेरिमेंट था। जी। तो मतलब इतना एक्साइटिंग काम दुनिया में चल रहा है, साइंस बहुत आगे जा रही है, प्लस मेडिसिन में तरक्की हो रही है। जब से ये जो है ये जो नई ये टेक्निक्स, बायोटेक्नोलॉजी का, हमारे एक प्रोफेसर हैं कोलीग अमेरिका में, डॉक्टर उमर बगास्ट्रा, उन्होंने कभी कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी तरक्की करेगी, तो वाकई बायोटेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है। जीन एडिटिंग वगैरह जो नई क्रिस्पर वगैरह टेक्नोलॉजी आई है, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि अब वैक्सीन बनाने में और वायरसेस के प्रोटीन के वगैरह के स्ट्रक्चर्स को निकालने में बहुत तरक्की हुई। तो बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, तो ये सातों चीज़ें, और आप अगर गौर से देखें तो 200 साल पहले इंग्लैंड ने, अमेरिका ने इन एरियाज में इन्वेस्ट किया था, और आज उसके वो स्पिन ऑफ्स को कल्टीवेट कर रहे हैं। exactly. तो पाकिस्तान में सबसे पहले वही बात आ जाती है कि ये सब कुछ एक्साइटिंग चल रहा है, क्यों पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा? हालांकि पाकिस्तान एक साइंटिस्ट का हिस्सा है, मैं हूँ, चंद और लोग भी हैं, तो पाकिस्तान से कोई क्यों नहीं कर रहा? तो वजह वही है कि एक तो लैक ऑफ विल है, दूसरा एक लैक ऑफ विल है, दूसरा नेशनल सपोर्ट नहीं है, एजुकेशन को सबसे नीचे रखा गया। बिल्कुल ठीक है। जो लोग अच्छे लोग थे उनको एनकरेज नहीं किया गया। जो पाकिस्तान में इक्का दुक्का नाम थे, जो अच्छे साइंटिस्ट थे कायद यूनिवर्सिटी वगैरह के, या तो रिटायर हो गए, इंतकाल हो गया, या उनमें से इक्का दुक्का जो अच्छे नाम थे वो दूसरे मसाइल में आ गए, उन्होंने साइंस छोड़ दी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो कायद यूनिवर्सिटी जो मरकज होती थी साइंस का, और फिर उसके बाद सिंध यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, मैंने यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, बहुत सारे लोगों ने कराची यूनिवर्सिटी से किया है, लेकिन अब इस वक्त अगर आप देखें हमारी यूनिवर्सिटीज को, अनफॉर्चुनेटली मैं जाना चाहता था वहाँ पे, लेक्चर देना चाहता था, लेकिन अब तो वहाँ पे कोई ना रिसीव करने वाला, ना पूछने वाला, ना ही किसी को ख्याल है, भी पता नहीं एग्जिस्ट, और डिपार्टमेंट्स भी जो है वो पता नहीं एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों में इंटरेस्ट है, स्टूडेंट्स में आप जहाँ भी जाएं उनमें इंटरेस्ट है, बिल्कुल। तो इसीलिए हम उनको इनकरेज कर, अब जरूरत इस बात की है कि नेशनल पॉलिसी आए, हायर एजुकेशन कमीशन को रिफॉर्म किया जाए, और फिर ये कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मजीद यूनिवर्सिटीज़ बनाने की भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है जी। ये गलत प्लान था कि नई यूनिवर्सिटीज़ बनाओ, बहुत सारी बनाई, जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई उन्होंने क्या दिया? हज़ारों PhD करके आ गए, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या है PhD की? बिल्कुल ऐसा ही। कितने कितने लोगों ने बर्कले से, कैलटेक से, MIT से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से PhD की? वेरी फ्यू, ना होने के बराबर। बिल्कुल ऐसा ही। ज़्यादातर जो लोग गए वही जाके बेचारे PhD करके आ गए बच्चे। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वजह क्या थी? अमेरिका में या जहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड होता है एग्जामिनेशंस का, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टरी में देख लें जी, पाकिस्तान में क्या लाइसेंसिंग एग्जाम है? MBBS और BDS करने वाले शख्स को हक है कि वो जाके लोगों की जिंदगियों से खेले। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल क्या कर रही है, इंजीनियरिंग काउंसिल क्या कर रही है, जो ब्रिजेस बन रहे हैं, तो मतलब एक तबाही है एजुकेशन की, ना पॉलिसी होने की वजह से, लॉ ना होने की वजह से। बिल्कुल आपने अमेरिका में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप कितने बड़े डॉक्टर हो, अगर आप लाइसेंस एग्जाम फेल करें आपकी इंश्योरेंस बंद हो जाएगी। एक मिसाल देता हूं कि वेस्ट में होता है, ये अमेरिका की मिसाल हम देते हैं। मैंने न्यूक्लियर मेडिसिन में अमेरिका में काम किया है, लाइसेंस, तो मुझे पता है, आप मेरे साथ फिजिशियंस हो। अच्छा, पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे लाइसेंस एक्वायर्ड करने की बात हुई ना, तो मुझे याद आया कि वहाँ पे आपको टीचिंग के लिए भी लाइसेंस एक्वायर्ड करने की ज़रूरत होती है वेस्ट में, लेकिन हमारे यहाँ जिसके पास कोई काम नहीं होता उसे मशवरा दिया जाता है कि आप कुछ नहीं कर रहे तो आप टीचिंग कर लें। ये अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितना फ़र्क है, हम कैसे क्वालिटी। और इसीलिए डॉक्टर्स इंजीनियर्स की ट्रेनिंग, अब एक ज़माने हमारे डाउ मेडिकल कॉलेज, और अभी भी बच्चे तो क्रीम डाउ NID में जाती है, लेकिन वहाँ पे उनके बच्चों के साथ क्या होता है, या यूनिवर्सिटीज़ में, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी की क्या हालत हो गई है, जो यूनिवर्सिटीज़ प्राइड थी पाकिस्तान का, कराची यूनिवर्सिटी, काज़म यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, बहुद्दीन ज़िक्रिया, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, मैंने एक ज़माने में ये अभी इधर किया, ये तो एक बहुत बड़ा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी। यस एग्जैक्टली। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पहले तो ये होता था कि जो A और A1 ग्रेड आते थे उनको जो है वो सिलेक्ट किया जाता था, एक प्रॉपर एक चैनल के थ्रू आते थे, टेस्ट देकर आते थे, एक इंटरव्यू होता था। लेकिन अब यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, मैं नाम भी ज़रूर लूँगा आगे जाके, उनको भी एक्सपोज करना है, जिन्होंने C और कमर्शियल है, आई डोंट बिलीव इन एक्चुअली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, दे डोंट इवन नो कि DNA का एब्रीविएशन क्या होता है, और आज वो माशाल्लाह लाइसेंस डॉक्टर हैं। तो ये भी हमारे यहाँ हो रहा है सोसाइटी में, जिसकी वजह से डिज़ास्टर आपको नज़र आ रहा है। जी खालिद साहब, आप क्या कहेंगे एजुकेशन के हवाले से? आप भी अपनी कीमती राय से आगाह करें, कितनी ज़रूरत है लोगों को एजुकेट करने की, नौजवानों को ख़ास तौर पे क्या सोचते हैं? एजुकेशन के हवाले से तो आज आप ने सुबह अखबारात में भी पढ़ा होगा कि वफाकी हुकूमत ने यकसा तालीमी निज़ाम राइज करने की बात की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज से सूबे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमल दरामद भी शुरू हो गया। लेकिन इस शहर और सूबे की बदकिस्मती है कि बिल्कुल पाकिस्तान से अलग थलग हो गया। ऐसा ही है।
ये नुकसानात हैं 18वीं तरमीम के। अच्छी बात की आपने। ये रियासत पाकिस्तान का फैसला सबको मानना सबके चाहिए। लिए है और इनके लिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब जिस तरह पंजाब में तालीम का निज़ाम है, मैं कराची की नुमाइंदगी करता हूँ, कराची का शहरी हूँ और कराची से ही वाबस्तगी आपकी यहाँ से, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सूबा सिंध और कराची में तालीमी निज़ाम बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। बिल्कुल सही। और पंजाब देखें, आज से 30 साल पहले बहुत पीछे था, आज सबसे आगे हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, एजुकेशन के ऊपर उन्होंने और आपने बिल्कुल अभी ठीक कहा। आपने ही इदारा ख्याल किया और बात हो रही थी कि जिसके पास कुछ काम करने को नहीं, वो सरकारी टीचर बन जाए, हुकूमत सिंध के मातहत हो जाए। बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे पास लोग आते हैं, स्टूडेंट टीचर्स को बता रहे होते हैं कि सर इस तरह किया जाता है। जी जी, ऐसा ही है। ये बड़ी बदकिस्मती है। बहरहाल ठीक है। अल्लाह पाक पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायम दायम रखे। आमीन। अभी हमने अपना यौम आज़ादी भी बनाया और आपके चैनल में तो एक स्पेशल प्रोग्राम भी हुआ था, मैं देख रहा था। किस दिन हुआ था? परसों। अच्छा, परसों स्पेशल प्रोग्राम आप ठीक। लोगों ने किया था। अच्छा, मैंने ही किया था, सही। आपने और मैंने वो खुद अच्छा, आपने खुद देखा है? देखा भी है। ठीक है। तो बस यही जज्बा है कि तालीम के लिए खुदारा सोचें, संजीदगी से हमारे सोचें, हुक्मरान सबसे ज़्यादा सोचें। और हम लोग सब मिलकर सोचें। बिल्कुल ठीक है। NGOs बनाएं जो काबिल बच्चे हैं इसको आगे लेकर आएं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो शहर में सरासर जिनको परमिट दिए जा रहे हैं वो किससे मेरिट के बिल्कुल। कत्ल आम की जिम्मेदार हैं। Exactly. अच्छी बात आप। एक बच्चा जिसके पास उसका माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से तालीम दिलाई इसको और वो मेरिट पे जा रहे हैं। देखिए यहाँ जो कत्ल आम प्राइवेट किसी का आपको नाकारा करना है, आपसे तालीम छीन लें, मेरिट खत्म कर दें। बिल्कुल ठीक है। वक्त खत्म हो गया। खालिद नूर, आखिरी डॉक्टर साहब मैसेज देखने वालों को, खास तौर पे यंगस्टर्स को, और बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो साइंस के स्ट्रीम से, अब वो भी क्योंकि MBAs और दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा दिल मेरा दुखा हुआ है इस चीज़ को देखकर। उनके लिए क्या मैसेज? हम सबका दिल दुखा हुआ है। दो चीज़ें तो वही थी, एक तो जैसे खालिद साहब ने फरमाया कि सबसे पहले तो अपनी इस्लाह करें, टीचर्स भी, Right, स्टूडेंट्स भी, right. सब लोग सोचें कि हमारा ये दीनी फरीज़ा भी है, जी। काज़म का भी यही था कि तालीम को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट की तरफ से एक तो सपोर्ट हो, मतलब शफकत महमूद साहब और जो पाकिस्तान की इस वक्त गवर्निंग बॉडी है जी। पूरी की पूरी, वो बैठकर सोचें इस बारे में, एक पॉलिसी बनाएं कि देखें जब थर्ड राइट का खात्मा हो रहा था जर्मनी का वर्ल्ड वॉर 2 में, तो उन्होंने भी कहा था कि हम अपनी एजुकेशन को बचाएंगे और इस वक्त जर्मन इंस्टीट्यूशन सबसे आगे हैं। तो ये कि बच्चों को जहाँ तक है तो इस वक्त बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं साइंसेज में, ठीक है। जो मैंने तो कई बार ऐड फॉरवर्ड किए हैं अपने फेसबुक पेज पे। उसमें ये कि हम लोग खुद जो लोग मास्टर्स कर चुके हैं, आप बैचलर्स अच्छे तरीके से कर लें, बस सिर्फ 4 साल का जो बैचलर्स होता है जिस सब्जेक्ट आपको पसंद है उसमें कर लें। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, फेलोशिप्स हैं, डायरेक्ट PhD कर सकते हैं आप 4 साल के बैचलर्स के बाद। जी। और PhD मास्टर्स के बगैर आजकल कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ऐसा ही है। तो अपने 4 साल अच्छी तरह लगाएं, एक आध किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में हिस्सा लें आखिरी 1-2 साल में, और कोई प्रोफेसर्स या ऐसे स्कॉलर्स जो काम कर रहे हो पूरी दुनिया में उनको कांटेक्ट करें, चाहे पाकिस्तानी या जो भी हो, हम आपको असिस्ट करने तैयार हैं। हमारा पर्पज़ ही है। और दूसरी बात ये भी है कि फेसबुक, YouTube वगैरह पे अक्सर चीज़ें गलत आती हैं, काइंडली उन पर ट्रस्ट मत करें। बहुत अच्छी बात। ज़्यादातर लोग जो है उस पर जाके उससे, चाहे वो दीनी चीज़ें हों, चाहे वो हेल्थ से Exactly. रिलेटेड हो, प्लीज़ उस पर मत जाएं। जो भी आपको फॉरवर्ड करे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे, जिस चीज़ पे, फेसबुक पे, उसको एक बार चेक करके गूगल करके जरूर बहुत देखें। अच्छी बात अक्सर है। चीज़ें मैंने चेक किया कि जो पाकिस्तान से आती हैं वो गलत होती हैं, गलत अमेरिका से। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर एक डिटेल प्रोग्राम होगा, खासतौर पे सोशल मीडिया की जो आपने इंपॉर्टेंस है इसके ऊपर बात की है, बल और बहुत सारे मौजूद थे जिस पर गुफ्तगू करनी थी, लेकिन वक्त की कमी जो है वो आड़े आई। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर मसूद बुखारी, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। खालिद नूर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। वेल नाज़रीन, ये पहला सेगमेंट था, दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना होगा, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।